हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो सारी क्वेश्चन कवर होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का उदय कब और कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी, जो कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है श्रीगुप्त, और टाइम पीरियड है 240 से 280 ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर है घटोत्कच। इसका टाइम पीरियड है 280 से 320 ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे महान की बात हो रही है कि सबसे फेमस ग्रेट कौन सा सम्राट कौन था। ठीक है, तो वो था चंद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रगुप्त प्रथम कब गद्दी पर बैठा? मतलब उसने कब शासन संभाला? तो इसका आंसर है 320 ईसा में संभाला, गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? तो लच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा अधिराज की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत जो कि 319 से 320 की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी गुप्त संवत की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो कोई तो वजह रही होगी, तो इसकी वजह थी, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? मतलब उसके दरबार में कौन सा कवि रहता था? तो हरिसेन कवि का नाम था, तो ये रहता था। नेक्स्ट, किसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की? तो हरिसेन ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो ये विष्णु उपासक था, ये विष्णु भगवान को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसने धारण की थी अश्वमेध कर्ता विक्रमांक। नोट, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। इसे कविराज भी कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि कविराज कौन से गुप्त साम्राज्य के राजा को कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त पे टिक कर देना बिना सोचे समझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त सेकंड था। ऊपर हमने चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ा था, और ये सेकंड है, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में कौन चीनी बौद्ध यात्री आया? फाहियान। ठीक है, तो ये चाइना से आया था, जो कि ये बौद्ध धर्म को मानता था। तो ये बुद्धिस्ट स्टडी करने आए थे, नालंदा में पढ़ने आए थे, आई थिंक, मेरे हिसाब से। ठीक है, किन राजाओं पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ऐसी छोटी मोटी स्टेटमेंट है ना, आ जाती है कभी कभी, तो हम ऐसी छोटी मोटी स्टेटमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते। हमें सारी क्वेश्चन पढ़ने, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, और जो हमें इंपॉर्टेंट ना लगे वो भी पढ़ने। ठीक है, नौकरी लेनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसको 2 नामों से जाना जाता है, तो है कुमार गुप्त फर्स्ट और गोविंद गुप्त। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 415 से 454। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है कुमार गुप्त ने। तो इससे पता चलता है कि जो फायान आया था ना चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, वो नालंदा में स्टडी करने नहीं आया था, क्योंकि नालंदा तो कुमार गुप्त ने बनाया, स्थापना की है। ठीक है, तो नालंदा में जो आया था उसका नाम था हुएन सांग। ठीक है, वो अलग है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ऊपर का बस करेक्ट करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। इसका टाइम दे रखा है 455 से 467। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील किस पर्वत पर स्थित है? आंसर है गिरनार पर्वत, और ये पर्वत कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो इसका आंसर है स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त ने किस स्कंदगुप्त ने किसे सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? पर्णदत्त। तो पर्णदत्त को स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। नोट, स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो उसका नाम है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन सी थी? तो उसे हम कहते थे देश, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य की दूसरी प्रादेशिक इकाई कौन सी थी? तो इसका आंसर है भुक्ति। भुक्ति बोलते थे, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। नेक्स्ट, भुक्ति के नीचे किस नाम की प्रशासनिक इकाई होती थी? तो उस यूनिट को बोलते थे, उस इकाई को बोलते थे विषय, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। ठीक है। तो ये सब नाम है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को संभालने की, और जो भी डिपार्टमेंट होते थे उन सब के नाम है, और वहाँ पे जो हेड होता था उन्हें क्या क्या किस किस नाम से बुलाते थे। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था दंडपाशिक। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पुलिस डिपार्टमेंट भी होता था, तो वहाँ के अधिकारी को क्या बोलते थे, वहाँ के ऑफिसर को क्या बोलते थे उस टाइम पे, तो ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था गुप्त साम्राज्य के टाइम पे? तो उन्हें कहा जाता था चाट एवं भाट, ये सब नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य में प्रशासन में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो ग्राम। ठीक है। और इस यूनिट मतलब ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ठीक है। तो ये ग्राम का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालते थे? ग्राम सभा करके संभाला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के अन्य जो सदस्य थे वो क्या कहलाते थे? महत्तर। नेक्स्ट, ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। तो यहाँ से ना ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कि ये जो दामोदरपुर ताम्रपत्र है वो किससे संबंधित है, कौन से गुप्त शासक से संबंधित है? तो कुमार गुप्त से इसका रिलेशन है। अगर कहीं किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन दिख जाए तो कुमार गुप्त पे टिक कर देना। ठीक है। एक और नोट है यहाँ पे जो भू स्वराज के बारे में बताएगा कि यहाँ पे कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इतनी कोई खास नहीं है, पर पढ़ लो तो अच्छा ही है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जैसे यूपीएससी DSSS किसी में भी ऐसे टर्म मिल जाएंगे जो कि अभी हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, मतलब अलग अलग तरीके से लैंड को डिवाइड कर रखा था। तो फर्स्ट है क्षेत्र। तो क्षेत्र किस प्रकार की भूमि थी? कृषि करने योग्य भूमि। ठीक है। ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वास्तु, वास करने योग्य भूमि। नेक्स्ट, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। नेक्स्ट, सिल, ऐसी भूमि जो उस भूमि को जोत नहीं सकते थे ना, उसे बोलते थे, सिल कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है अप्रहत, ऐसी भूमि जो जो जंगली होती थी। अब ये जंगली होती थी, इसमें कैसे भी सेंस ले सकते हैं, या तो जंगल से रिलेटेड होती थी या फिर उसमें जंगली पेड़ होते थे। ठीक है। तो ये बस याद कर लो। ठीक है। अभी हम एक चार्ट पढ़ेंगे, इसमें गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है। तो यहाँ पे मंदिर है और ये स्थान है। पहला मंदिर है विष्णु गुप्त। ठीक है। ये गुप्तकालीन में बनाए गए हैं सब। तो ये कहाँ पर है? तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अभी शिव मंदिर भूमरा, नागोदा मध्य प्रदेश में, MP में है। नेक्स्ट है पार्वती मंदिर, ये है नैना टुकार मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर, ये है देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे ना मेन बस स्टेट याद रख लो,
और प्रॉपर कौन सी सिटी में ये जरूरत नहीं है, पर स्टेट याद करना जरूरी है। जैसे दशावतार कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर जो गुप्ता काल में बनाया गया है वो कहाँ है, खो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भीतर गांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर बोलते हैं इसे, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये भी उत्तर प्रदेश में, कानपुर में। तो इन सब की डिटेल एनसीईआरटी में दे रखी है। वैसे तो 11th क्लास की फाइन आर्ट है, उन सब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको डिटेल पढ़नी है ना तो आप उसमें से पढ़ लेना। अब यहाँ पे नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? जेएस टक। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? आंसर है उज्जैन। नेक्स्ट, गुप्त राजाओं के स्वर्ण मुद्राओं का अभिलेखों में क्या कहा गया है? मतलब स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो दिनार कहा गया है। नेक्स्ट है, कायस्थो जो कि कास्ट का नाम है का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति। नेक्स्ट, जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कौन सी स्मृति में मिलता है? ओशनम स्मृति। पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो ये भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। नोट, इसमें किसी भोज राज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तो ये एरन अभिलेख में कोई भोजराज करके था, उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तो इस तरीके से पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भी मिला है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो गणिका कहा जाता था। नोट नहीं है, क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, नोट है। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। तो ये टर्म्स है उस टाइम पे यूज करने वाले, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट, गुप्ताओं का राज चिन्ह क्या था? तो विष्णु का वाहन गरुड़ इनका राज चिन्ह था। नेक्स्ट, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि यूपी में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैष्णव धर्म से रिलेटेड है ये, और गुप्त काल में बनाया गया है। नोट है, दशावतार मंदिर बेटवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला नोट है, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। मतलब जो केव नंबर, गुफा नंबर 16 और 17 है ना, वहां पर ही वो ही गुप्त काल में उसमें निर्मित एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट है, इसमें गुफा नंबर 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। ठीक है, गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। नेक्स्ट नोट, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्या पर्वत को काटकर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? तो कालिदास। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? इसका आंसर है धन्वंतरी। नोट, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र जो कि संस्कृत में है को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षाकारित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन से हैं? तो आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत। नेक्स्ट, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपये का। नोट, यज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं
बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? भारत में स्पेशली, तो गुप्त काल में। नेक्स्ट, त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ? इसका आंसर भी गुप्त काल है। नेक्स्ट, भास के 13 नाटक किस काल के हैं? तो ये गुप्ता काल के हैं। नोट, गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी नाटक किसका लिखा हुआ है? शूद्रक। नेक्स्ट, शकुंतलम नाटक राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा के लेखक कौन है? कालिदास। तो ये शाकुंतलम भी कहते हैं, शकुंतलम भी कहते हैं। नाटक के कौन है लेखक? कालिदास। नोट है, शाकुंतलम नाटक प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। लास्ट क्वेश्चन, किस कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर हो गए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।